हाय एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है, जहाँ लास्ट लेक्चर ख़त्म करा था आइडियल्स इन प्रीएम्बल, उसके अंदर हमने सोशलिज्म तक पढ़ लिया था। ठीक है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और फेबियन सोशलिज्म पे हमने डिस्कस करा था। इंडिया फेबियन सोशलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करता है बिकॉज यहाँ पे आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों चीज़ों का मतलब जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है ना। तो हमने यूएसएसआर का एग्जांपल समझा था इसमें मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में, राइट। तो आज के लेक्चर में हम आइडियल्स इन प्रीएम्बल को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स रह गए थे आपके, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, उसको हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जब हमने आइडियल्स इन प्रीएम्बल पढ़ा था तो उसमें एस्पिरेशंस भी इंक्लूडेड थे, है ना। आइडियल्स और वैल्यूज़ थे एक तरफ और एक तरफ आपका एस्पिरेशन था। तो आइडियल्स विल क्लोज आफ्टर डिस्कसिंग रिपब्लिक। उसके बाद एस्पिरेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड, जब मतलब ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, देन उसके बाद जो आज का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक कह लो, या ऐसा टॉपिक जो कि हम हर दिन रेगुलरली उस चीज़ को सुनते हैं, वो है जब कोई भी बिल पास होता है तो हमने कई बार सुना होगा कि भाई सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है या स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है। तो ये टॉपिक ना कहीं किसी के संग मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आज इसको इसी लेक्चर में कंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट मेजोरिटी इन पासिंग एनी बिल इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यू हैव सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, सारा जो भी है बेसिक न्यूमेरिकल तरीके से हम समझ लेंगे, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। लोकसभा की मेंबरशिप कितनी है, राज्यसभा की मेंबरशिप कितनी है, उसके बेसिस पे इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी ले लूँगा मैं। ठीक है, तो वो इजीली क्लोज हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश हम सिटीजनशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। तो आज अभी आइडियल्स इन प्रीएम्बल में जो लास्ट हमने सोशलिज्म खत्म करा था, सोशलिस्ट इनफैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट लिखो डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो हम सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ी है। So basic sense of democracy is government formed by the people for the people, ठीक है, and to the people। ठीक है, तो यहाँ आपका डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, एंड टू द पीपल। ठीक है, अब इसमें अब आइडियली डेफिनेशन के हिसाब से ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसका भी ना एक बाइफिकेशन होता है डेमोक्रेसी का, वो समझो। ठीक है, बाइफिकेशन कैसे होता है, डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट फॉर्मेट में वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अभी आप कभी किसी अपने दोस्त के साथ डिस्कस करोगे तो यू कैन सिंपली आस्क कि भाई एवरीवन नोज दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, बट विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद डेमोक्रेसी में you can simply write democratic government are of 2 types। ठीक है, one is your direct and one is your indirect democracy। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया का जो प्राइम एग्जांपल है वो इस केस में इंडिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल आप ले सकते हो स्विट्जरलैंड। वो कैसे, वो ऐसे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के केस में क्या रहता है कि जो डिसीजन ऑफ गवर्नेंस है वो डायरेक्टली पीपल अपने वोटिंग राइट्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लॉ पास करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट सिंपली ओपन फॉर वोट कर देती है कि भाई ये लॉ चाहिए या नहीं चाहिए पीपल के सामने, एंड इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से कि हाँ ठीक है लॉ चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उस लॉ को पास कर देती है। सो दैट इज योर एग्जाम्पल एज पासिंग ऑफ एनी लॉ। ठीक है, तो कुछ भी पास होने से पहले गवर्नेंस में गवर्नमेंट सीधा पब्लिक से पूछ लेती है कि भाई बता दो क्या है, चाहिए या नहीं चाहिए, और मेजॉरिटी अगर लोग 50% से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं तो वो चीज़ वो पास हो जाती है। सो दैट इज़ योर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी इंडिया के केस में क्या है, इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो पहले इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का लिख लो, डिसीजन ऑफ गवर्नेंस इज टेकन बाय द पीपल डायरेक्टली। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि इंडिया में
डेमोक्रेसी है, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि पीपल सेलेक्ट देयर एमपी एंड एमएलएस, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करो तो एमपी ले लो, स्टेट लेजिस्लेटिव में एमएलए, तो पीपल दे सेलेक्ट देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर नोन एज एमपीज एंड एमएलए। नाउ दीज एमपीज एंड एमएलएस वंस दे गेट इनटू पार्लियामेंट और मतलब जो भी कह लो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट, we choose them, they get selected in parliament and then as per the aspiration of the people or what the country needs, these people decide the law। and जो law creation का process है follow है, जो process follow होता है वो simple है कि आप MP को पार्लियामेंट में भेजोगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, बिल आएगा, बिल पास हो गया तो वो लॉ बनेगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, एक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो सारा पार्ट। बट स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से पूछती है, यहाँ पूछा नहीं जाता, पब्लिक मेजॉरिटी से एमपी एमएलए सेलेक्ट करती है, दे शो देयर फेथ इन देम एंड देन दीज पीपल क्रिएट द लॉज। अब इंडिया के केस में आपको पता है जो भी लॉ पास होता है, अगर उसमें से लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है लॉ, बट इट हैज़ द एसेंट ऑफ द मतलब प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो वो लॉ है, तो इवन इफ द पीपल डोंट लाइक इट दे हैव टू फॉलो द लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा पूछे कि हाँ भी कितने लोगों को पसंद है नहीं पसंद है, और अगर किसी ने 60% ज़्यादा बोल दिया तो वो बिल वापस हो जाएगा या फिर वो लॉ वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल समझ लो टैक्स स्लैब बढ़ गया, टैक्स परसेंटेज का स्लैब बढ़ गया, गवर्नमेंट ने पूछा भाई कितने लोगों को ये टैक्स परसेंटेज का जो स्लैब है वो बढ़ गया, वो पसंद नहीं है तो हम वापस ले लेंगे। भाई मोर देन 80% लोग इंडिया का जो 1% है वो टैक्स पे करता है, तो भाई अगर 80% लोगों ने भी मना कर दिया तो क्या गवर्नमेंट वापस ले लेगी? गवर्नमेंट तो सड़क पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो स्विट्जरलैंड का केस है वो इंडिया में फॉलो नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया के अंदर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। तो पीपल सेलेक्ट एमपी एमएलए, दीज एमपी एंड एमएलए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जाते हैं, वहाँ पे लॉ बनता है और उसका प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। सो इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जस्ट राइट, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन केस ऑफ इंडिया वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इन दिस नेक्स्ट यू राइट इलेक्टेड एमपी एमएलएस आर चूजन हु रिप्रेजेंट्स पीपल विश इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब इसके आगे एक पॉइंटर में ऐसे लिख लेना, मतलब एस्टेरिस्क मार्कर की, वाई क्वेश्चन है इंडिया कांट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने बोला डेमोक्रेसी है, मान लिया, आपने बोला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मान लिया, इंडिया में कैसे फंक्शन करता है वो भी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी से वो भी मान लिया। बट सवाल ये आता है कि भाई इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो क्यों नहीं कर सकता? तो उसके बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, लॉजिकल है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। एक तो इंडिया हैज़ लार्ज पॉपुलेशन, सिंपल लिख लो, इंडिया कांट फॉलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, एंड इंडिया हैव हाई परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी, ठीक है। किसी भी लॉ, किसी भी बिल को अंडरस्टैंडिंग, उस बिल या उस लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इंडिया में जो लिटरेसी रेट होनी चाहिए, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वो अभी हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो किसी भी बिल या किसी भी लॉ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, जो कि पूरा एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के संग आप समझ सकते हो कि वो हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है, वो इंडिया में अभी अचीव हुआ नहीं है, बिकॉज इलिटरेसी रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अभी हम जा रहे हैं, मतलब वी आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव मोर देन 75-80% ऑफ लिटरेसी रेट, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द केस विद स्विट्ज़रलैंड, राइट। नाउ सेकंड इज लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपका अर्बन और रूरल के बीच में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। हर मतलब किसी भी आप डायरेक्शन में चले जाओ, यू हैव डिफरेंट टोपोग्राफी, यू हैव डिफरेंट कल्चर, यू हैव डिफरेंट एथनिसिटी, ठीक है। तो वहाँ इंडिया के केस में लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ डाइवर्सिटी बहुत है, तो एवरी ग्रुप ऑफ पीपल और एवरी थॉट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ विल नेवर बी ऑन द सेम पेज, ठीक है।
तो इसलिए ये दो रीज़न है। स्विट्ज़रलैंड के केस में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पीपल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम, राइट। प्लस कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन नहीं है, तो सबका ऑलमोस्ट अगर कोई भी येस या नो करना होता है तो सबका यूनिफाइड आंसर ही होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट। अब इसके अंदर ही अगर आप इसको और डिटेल में समझो तो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा कि वाई इंडिया कांट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो कि वाई वी चूज रॉन्ग, वाई वी चूज, ठीक है, पीपल डेमोक्रेसी है, राइट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो हम MP MLA इलेक्ट करते हैं, है ना। बेसिक सवाल आप पूछो तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस हु गेट सेलेक्टेड आर हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, ठीक है, किसी पे केसेस चल रहे हैं, ठीक है, किसी पे करप्शन के केस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, राइट। आई डोंट हैव टू गिव एग्जांपल्स, यू कैन सिंपली गूगल इट, ठीक है, बट यू नो द रियलिटी, ठीक है। सो द बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाई इवन द पॉलिटिशियन और द जो भी पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल फाइट के लिए खड़ा होता है, हम क्यों ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बुरा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो कि वाई वी चूज wrong people's representative ठीक है, वी हु ब्रैकेट में लिख लेना, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल। तो इसका जो प्राइमरी रीज़न है उसको आंसर की तरह लिख लो। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपके थॉट प्रोवोकिंग मतलब क्वेश्चंस हैं, राइट। ये आप चीज़ें आपकी आंखों के सामने देख रहे हो और पॉलिटी में ये चीज़ इंटर रिलेटेड है, बिकॉज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो रियलिटी में हो रहा है, इसका जो क्वेश्चन है मेन, जो आपके माइंड पे थॉट स्ट्राइक होना चाहिए, वो यही है कि भाई डेमोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस जो इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है, केसेस चल रहे हैं बहुत लंबे सालों से करप्शन के, क्रिमिनल केसेस, ठीक है, बट स्टिल दे विन एंड देन दे गो टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है, ठीक है, इसमें सबसे पहला रीज़न है इलिटरेसी एंड प्राइस ऑफ वोट। इलिटरेसी का मतलब वही है जो अभी हमने स्विट्जरलैंड के केस में पढ़ा कि बंदे को, लोगों को पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है, किसके लिए वोट देना चाहिए, किसके लिए वोट नहीं देना चाहिए, क्या कौन सा जो पॉलिटिकल एजेंडा रखता है कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट, उसमें से कौन सा हमारे लिए बेटर है, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए लिटरेसी नहीं है, तो वन इज़ योर इलिटरेसी। सेकेंड इज़ योर द प्राइस ऑफ वोट। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि कई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अपना जैसे 500,000 रुपये दे के वोट को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि द प्राइस ऑफ देयर वोट इज़ वेरी हाई। वो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के संग अपना ट्रेड कर लेते हो, जिसका फिर भुगतान आपको 5 साल करना पड़ता है, ठीक है। सो पीपल आर इलिटरेट एंड द प्राइस ऑफ वोट इज़ वेरी वेरी लो, मतलब आप 5,000 दे के किसी को भी अपने फेवर में, मतलब वोटर्स को अपने फेवर में कर सकते हो। सो दिस यूजुअली हैपन्स, हैंस इट इज़ अ रीज़न कि प्राइस ऑफ वोट इज़ वेरी लो, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न इज रूरल पीपल vote more as compared to urban people who vote less, ठीक है। रूरल के अंदर पीपल आर मोर इंथुजियास्टिक अबाउट वोटिंग एंड वहाँ पे जो क्वांटिटी है लोगों की वोट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। अर्बन मतलब आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि देयर आर पीपल हु आर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई कौन पावर में आ रहा है, कौन पावर में नहीं आ रहा है, कौन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड मतलब कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं फॉर एनी इलेक्शन, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है। एंड दैट इज़ द रिजल्ट कि मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट इवन गो टू कास्ट देयर वोट, ठीक है। नेक्स्ट रीजन लिख लो, voting decision are made
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है इंडिया में दीज टू थिंग्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, तो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब वो ये कि आपने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करा, सपोज करो वो पॉलिटिकल पार्टी एक्स को बिलोंग करता था। ठीक है, पार्टी आपने पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फेवर रखते हुए उस पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट करा, जीतने के बाद ही मूव्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टी वाई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग, पॉलिटिकल कैंडिडेट एक्स ग्रुप से खड़ा हुआ, जीता और उसने पलटी मार के दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज यू हैव बायस्ड मीडिया। ठीक है, आप पीआर जो एजेंसीज होती हैं उनको आप पैसा देके किसी की भी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करा सकते हो, इवन इफ ही और शी इज हैविंग एन नंबर ऑफ करप्ट केसेस अगेंस्ट हिम और हर। ठीक है, तो बायस मीडिया है, मतलब यूजुअली फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज मीडिया, बट इंडिया में बायस मीडिया पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। राइट, जो वॉट एवर द पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, मीडिया उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सब लिखने के बाद इसमें एक छोटा सा आगे लिख लो कि वे फॉरवर्ड करके, वे फॉरवर्ड, हाउ दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, हाउ वी कैन मेक श्योर द पीपल आर अवेयर। राइट, तो उस पर लिख लो रे ऑफ होप टू इम्प्रूव अबव क्राइसिस, दीज क्राइसिस लाइज इन इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इसमें लिखो आगे, थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म वी कैन फाइट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कॉमा, मेक एंटी डिफेक्शन लॉ मोर स्ट्रिक्ट, कॉमा, वी कैन फाइट फेक न्यूज़ और फेक print media narratives, comma, we can strengthen RTI and e-governance, comma, strong judiciary are one of the few tools which can eventually strengthen the democracy. ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हम आगे पढ़ेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बट अभी के लिए इस पॉइंटर और इस सब टॉपिक के करस्पॉन्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप जॉट डाउन करके समझ सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल योर डेमोक्रेसी। अभी वैल्यूज़ के अंदर हमारा लास्ट यू राइट रिपब्लिक। ठीक है, अभी रिपब्लिक के अंदर जो दो हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना, वो दो हैं, एक हमारा इंडिया, ठीक है, एंड अनदर एग्जाम्पल इज योर यूके। तो फंडा क्या रहता है रिपब्लिक का? द बेसिक मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर सुप्रीम, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जिसके हाथ में है वो उस पीपल, मतलब वहाँ की उस कंट्री के पीपल के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट सब हेडिंग इज़ योर रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है कि कंट्री वेयर पीपल आर सुप्रीम, कंट्री वेयर पीपल आर सुप्रीम। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव प्रेसिडेंट in case of India, you have, ठीक है, सॉरी ये यहाँ इंडिया ले लो, एंड यू हैव कंट्री ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है कंट्री के, ये पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, और इधर यूके ले लो, अगेन यू हैव पीपल बट यू हैव क्वीन। ठीक है, अब इंडिया के केस में क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इंडिया इज रिपब्लिक, हाउ इंडिया इज रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आपके एमपीज के साथ इलेक्ट होते हैं, मतलब पीपल ऑफ द कंट्री सेलेक्ट देयर एमपीज, राइट, एंड इवेंचुअली एमपीज इवेंचुअली सेलेक्ट द प्रेसिडेंट। आज के टाइम पे अगर इंडिया चाहे
कि भाई हमें हमारा प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए, तो पीपल हैव दिस पावर टू चेंज द MPs हु कैन इवेंचुअली चेंज द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ UK, पीपल हैव नो राइट और पीपल कांट इवन रेज देयर वॉइस टू चेंज द क्वीन, ठीक है। सो दिस इज योर मोनार्की, ठीक है। पार्लियामेंट चल रहा है, बट जो हेड ऑफ द मतलब UK ब्रिटेन की जो हेड है क्वीन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो रॉयल फैमिली का लीनिएज आ रहा है वो रहेगा। इंडिया के केस में पीपल ऑफ द इंडिया कैन चेंज द प्रेसिडेंट, ठीक है। यू कैन चेंज, यू कांट चेंज इन केस ऑफ क्वीन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो हाउ इंडिया इज रिपब्लिक, इसमें लिख लो, एज द कॉमन सिटीजन eventually selects the very first citizen of the country, that is the president. Common citizen elects, या select लिख लो, the first citizen of the country, ठीक है। UK में लिख लो, ठीक है। UK इज नॉट अ रिपब्लिक, ठीक है, बिकॉज पीपल डोंट हैव द राइट। रिपब्लिक है, ठीक है। वाई UK इज नॉट रिपब्लिक, इसमें लिखो, UK इज नॉट रिपब्लिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पीपल डोंट हैव द राइट टू चूज द क्वीन, ठीक है। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड UK इज नॉट अ रिपब्लिक। दो पार्लियामेंट दोनों जगह फॉलो हो रही है, ठीक है, और हमारा जो बेसिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी प्रोविजंस है वो UK से लिए हुए, ठीक है, बट UK इज़ नॉट अ रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इसी के अंदर रिपब्लिक के अंदर, एवरी डेमोक्रेसी मे नॉट बी रिपब्लिक बट एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एवरी डेमोक्रेसी may not be republic but every republic is a democracy, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। UK भी डेमोक्रेसी है बट वो रिपब्लिक नहीं है, जो रिपब्लिक होता है वो श्योरली डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। इंडिया एंड UK प्राइम एग्जांपल्स, ठीक है। सो दीज वर योर आइडियल्स, ठीक है, और वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल। अभी नेक्स्ट लिखो एस्पिरेशन ऑफ पीपल, जो प्रीएम्बल का ही सेकंड पार्ट था, ठीक है, कि हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं प्रीएम्बल के थ्रू, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिखो जस्टिस, ठीक है। तो पहला लिखो, यहाँ हम सेकंड पढ़ रहे हैं, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। प्रीएम्बल का ही चल रहा है ये। इसके अंदर हमारा पहला है जस्टिस, ठीक है। अब जस्टिस का क्या मतलब है, इन प्रीएम्बल, सीधा ही लिख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। इन प्रीएम्बल वी हैव 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो कि हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वन इज योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, एंड यू हैव योर पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब ये चीज़ें एस्पिरेशन है पीपल की, वो अचीव कैसे होंगी, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल है, इसका एग्जांपल है यू हैव आर्टिकल 326 विच इनेबल्स वुमेन टू वोट, ठीक है। भाई पॉलिटिकल जस्टिस प्रीएम्बल के थ्रू आप एस्पायर कर रहे हैं पीपल, वो कैसे उसको एम्पावर करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आर्टिकल 326 यूज़ करके अपना पॉलिटिकल जस्टिस लेता है। उसका एग्जांपल क्या है, आर्टिकल 326, जिसके थ्रू वुमेन का जो वोटिंग राइट है वो इनेबल हुआ, ठीक है, पहले नहीं था।
ठीक है। देन सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में क्या काउंट होगा आपका, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। देन यू है इसके अंदर आपके इक्वालिटी वाले आर्टिकल 15, 14, 17 फंडामेंटल राइट्स कह लो, आर्टिकल 14, 15 एंड 17, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर योर सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस आपका राइट टू वोकेशन, कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आता है आपका, एवरीवन शुड बी एबल टू अर्न, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख लो, सच एक्शंस आर अचीव्ड थ्रू द वेरियस फंडामेंटल्स, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोकेशन, ठीक है। तो जस्टिस तीन टाइप की अचीव करने के लिए क्या क्या वैल्यूज़ जो हमने डिस्कस करे थे, वो वैल्यूज़ आए कहाँ से, इंस्पायर कहाँ से हुए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमें कंफर्म करते हैं कि सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस आपका राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह 14, 15, 17। इकोनॉमिक जस्टिस आप राइट टू वोकेशन। पॉलिटिकल जस्टिस भाई पहले वुमेंस को वोटिंग के राइट्स नहीं थे, आर्टिकल आया एंड इवेंचुअली वुमेन वर इनेबल टू कास्ट वोट, ठीक है। सो दिस वाज योर जस्टिस। बी लिखो लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी में लिख लो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री एक्शन अगेंस्ट पीपल सो दैट द पीपल कैन ग्रो, कॉमन लर्न और अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। कोई भी आर्बिट्री एक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी चल रही है, गवर्नमेंट है, आज आप मतलब कुछ चीज़ सीख रहे हो, काम कर रहे हो, कल को अगर गवर्नमेंट का कोई आर्बिट्री डिसीजन आ गया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। मतलब देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, पीपल हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, टू स्पीक व्हाट दे वांट टू, अंटिल अनलेस कुछ आप लीगल बाउंडेशंस क्रॉस नहीं करते। दे कैन मूव, दे कैन रोम, दे कैन लर्न, दे कैन अपस्किल देमसेल्फ, दे कैन लिव वेयर एवर दे वांट। सो दिस ऑल कम्स अंडर लिबर्टी, ठीक है। सी लिखो इक्वालिटी। अब इक्वालिटी आप कैसे अचीव करोगे, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी आर्टिकल 14 में कि भाई कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर उसी पे एक सब प्रोविज़न था कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना। तो ऑल दीज टू इसमें आप लिख सकते हो। प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अनटचेबिलिटी आप फॉलो नहीं कर सकते, कोई मतलब जो भी प्रोविजंस हैं उसके थ्रू आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हो एंड पीपल कैन एक्सेल, ठीक है। एंड लास्ट इज योर फ्रेटर्निटी, ABCD, यू हैव फ्रेटर्निटी विच सिंपली मीन्स ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा। यू हैव multicultural country, you have people of diversified background, people coming from all types of religion coming together, living peacefully. So this is also an aspiration of people कि ठीक है fraternity भाईचारा बना रहे, people of all caste, all community, all religion, all type of background are present in India, they come together and live together, which eventually provides us the fraternity in our country, ठीक है। So this is all about your ideals, values and aspiration of people in preamble, ठीक है। Now the main topic for the day, you have different majorities in passing any bill in parliament, ठीक है। Give the next heading. Different majority in parliament to pass any bill, ठीक है। चार टाइप के मैंने लिखवा लिए थे, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड यू हैव स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो ए सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी में सिंपल फंडा है, जो थ्रेशोल्ड है दैट शुड बी क्रॉस्ड 50%,
ऑफ योर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब आगे जो भी हम समझेंगे उससे पहले ये चीज़ याद रखनी है, लोकसभा की जो लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो अभी 543 पे है। ठीक है, राज्यसभा की 245। ठीक है, तो ये नंबर हमेशा याद रखो। अभी आगे बहुत सिंपल है, मतलब ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी है, आपको इस नंबर से ज़्यादा लाना है। ठीक है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और इधर क्या आएगा, इधर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो फॉर एग्जांपल लोकसभा की बात चल रही है, टोटल कितने हैं 543 जो हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से जिस दिन सिंपल मेजॉरिटी पास होनी थी उस दिन बंदे एब्सेंट है, कितने 23। ठीक है, 23 के अलावा 20 ऐसे बंदे थे जो आए, जो बिल आया पार्लियामेंट में उस पर वॉकआउट कर गए, तो वॉकआउट डन। ऑपोजिशन कह लो, इंडिपेंडेंट कह लो, इंडिपेंडेंट जो इलेक्टेड होते हैं एमपीज वो कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसमें टोटल काउंट 20 था। ठीक है, 543 टोटल थे, एब्सेंट 23 थे, वॉकआउट कितनों ने करा 20 में, तो इफेक्टिव कितना बचा 500। ठीक है, 500 इसको प्लस करोगे आप, दिस इज 43, इफेक्टिव कितना हुआ 543 माइनस 43 तो 500। ठीक है, 500 का काउंट आ गया। अब थ्रेशोल्ड क्या रहेगी 50/100 इंटू 500, सिंपल मैथ्स, एनी नंबर ग्रेटर देन 250। अगर 250 से ज़्यादा लोगों ने बिल के सपोर्ट में वोट कर दिया तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 या 250 से ज़्यादा। ठीक है, सो इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250 मेंबर्स आर नीडेड टू पास द बिल। ठीक है, तो दिस इज़ योर सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ज़्यादा नहीं है कुछ, सिंपल है। नेक्स्ट इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या रहता है, जो उसका थ्रेशोल्ड है, इधर ये जो हम निकालते हैं, दिस इज योर थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जो थ्रेशोल्ड है दैट इज योर 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब ये टोटल मेंबरशिप आपकी लोकसभा की भी हो सकती है और राज्यसभा की भी, दैट मीन्स 543 और 245। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ यूज़ होती है, जब आपका जनरल इलेक्शन खत्म होता है एंड पीपल आर सिलेक्टेड, जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आती है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टी थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को क्रॉस कर जाएगी वही गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो लोकसभा में ये नंबर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये यूजुअली गवर्नमेंट फॉर्मिंग एक्टिविटी में काम आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका अगर आप 50% इसका करोगे तो यू हैव 50/100 इंटू 543 दैट गिव्स यू 271। तो 271 से ज़्यादा सीट्स जो लेके आ गई पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट बना देती है। ठीक है, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा। ठीक है, सो दिस बिकम्स द थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो एक, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट यूज टू पास द बिल बट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। इस केस में तो आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव है वो बदलेगा। ठीक है, अगर 20 की जगह 10 ही रह गए तो यहाँ पे 510 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 10 ने वॉकआउट करा तो यहाँ 510 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 510 हो जाएगा, फिर उस हिसाब से ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ये नंबर हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो मैक्सिमम है वो 543 है लोकसभा की और राज्यसभा की 245 है। तो कोई भी बिल नहीं वैसे, बट गवर्नमेंट अगर फॉर्म करनी है तो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का रेफरेंस यूज़ होता है। ठीक है, 271 से ज़्यादा जो सीट लेके आ गया पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी लोकसभा के केस में। ठीक है, तो दिस इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लास्ट पॉइंट लिख लो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज फिक्स्ड एंड सिंपल मेजॉरिटी इज डायनामिक। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा कि भाई इधर अभी 0 थे, ठीक है, कोई भी वर्कआउट नहीं करा, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 520 हो गया,
इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 23 थे, 520, फिर यहाँ पे 520, फिर यहाँ पे नंबर उस हिसाब से मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ये हमेशा डायनेमिक है, दिस इज़ योर डायनेमिक एंड दिस इज़ ऑलवेज योर फिक्स्ड। ठीक है, तो सी लिखो, ये था आपका सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अभी सी लिखो इसमें, इफेक्टिव मेजॉरिटी। सी लिखो, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड क्या है, 50/100 टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस माइनस सब्सट्रैक्ट है नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ हाउस। ये नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ हाउस ये हो सकता है कि भाई कोई किसी की जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी डिमाइस हो गई, या वो कोई डिस्क्वालीफाइड हो गया है ना, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, तो उस केस में वैकेंसी मतलब कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी होना चाहिए था वो नहीं है अभी, दैट सीट इज़ वेकेंट। तो ये नंबर जो आएगा 50/100 टोटल मेंबरशिप, अगर ये लोकसभा की बात हो रही है, लेट्स से 543 माइनस 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसका जो एमपी है वो इलेक्ट नहीं हुआ है, या वो उसकी डिमाइस हो गई, या उसने रिज़ाइन कर दिया, या वो डिस्क्वालीफाइड हो गया एज एन एमपी। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, 50/100 इन केस ऑफ लोकसभा 543 माइनस 10 नहीं थे 10, तो 50/100 इंटू 533। ठीक है, दिस विल गिव्स यू अ इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, अब वैकेंसी का जो आपका है उसमें डेथ हो गया, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रिटायर्ड, ठीक है, ये सारे जिस पे सीट खाली है वो आपकी वैकेंसी में काउंट होगा। ठीक है, सो लिख लो इसको, वैकेंसी जो रहती है, वैकेंसी इंक्लूड डेथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और रिटायरमेंट, ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारे वैकेंसी में काउंट होते हैं। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज कहाँ होती है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, इफेक्टिव मेजॉरिटी इज यूज्ड टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर। इफेक्टिव मेजॉरिटी इज यूज्ड टू रिमूव लोकसभा स्पीकर। ठीक है, थ्रेशोल्ड वही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसका जो भी कैलकुलेशन है, लेट्स से अगेन सब हटा उठू के 500 आ गया यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है, 43 वैकेंसी थी, 500 आ गया, 250 इक्वल्स टू से ज़्यादा जिसने फेवर में वोट करा लोकसभा के स्पीकर को हटाने का, अगर 251 वोट्स आ गए तो लोकसभा का जो स्पीकर है ही और शी विल बी रिमूव्ड। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी में कि इट कैन बी यूज टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, नाउ कम द फाइनल टाइप, दैट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्पेशल मेजॉरिटी में आप जो जज का मतलब जो कोर्ट का जज है उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो उस केस में दैट इज यूज्ड। ठीक है,
ठीक है, तो इस केस में अभी तक हम 50% पे चल रहे थे, बट स्पेशल मेजॉरिटी, उस केस में यू हैव ए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप of house. So in case of Lok Sabha you have 543 and Rajya Sabha you have 245. ठीक है, any bill that requires special majority in case of total membership you need to have more than 362 favoring votes to pass any bill with special majority, and in Rajya Sabha that gives you around more than 162 votes. ठीक है, कोई भी बिल जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है लोकसभा के अंदर, उसमें 362 से ज़्यादा वोट होने चाहिए पूरी मेंबरशिप के साथ। ये तो ए केस है, सारे के सारे हैं, ठीक है। और राज्यसभा के केस में यू हैव 162 वोट्स, ठीक है। नाउ एक अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल जिसके अंदर रिमूवल ऑफ जज, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रिमूव करना है तो रिमूवल ऑफ जज, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डन थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी ओनली, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, उस केस में यू हैव 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है, टोटल मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब ये वाला जो काउंट है, दिस शुड बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। लोकसभा के केस में 271 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो काउंट है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 271, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, रिमूवल ऑफ जज की पेटी वो निकली कि भाई जज हटाना है, 510 बंदे ही थे प्रेजेंट लोकसभा में, ठीक है, हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यू विल हैव 2/3 ऑफ 510, दैट गिव्स यू 340, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करा है। टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है उस टाइम 510 थे और 510 वोट कर रहे हैं लोकसभा के केस में। टोटल कितने होते हैं 543, 543 में से 510 प्रेजेंट है। अब उस केस में एक नंबर निकल के आया 340। अब ये 340 जो है ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो 271 का उससे ज़्यादा है, दिस इज़ योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है तो फर्स्टली वोटिंग इनेबल होगी कि भाई ठीक है, ये वाला जो नंबर निकल के आया है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा है, इसलिए वोटिंग के प्रोविज़न एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब आप वोटिंग करा लो, ठीक है। अब जब वोटिंग इनेबल हो गई, जो सेकंड स्टेप है, अगर इनको पास कराना है रिमूवल ऑफ जज, तो जो टोटल वोट्स इन फेवर होंगे आउट ऑफ 510, 510 में से 340 प्लस इनको इन फेवर के वोट्स चाहिए तो ही आपका जज रिमूव होगा। तो इसका बी का 1 तो ये पार्ट हो गया कि भाई वोट इनेबल कराने के लिए आपको 271 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इनेबल हो गया तो कितने वोट्स चाहिए, वो आपको 341 मिनिमम चाहिए, 340 भी नहीं, 341, 340 से ज़्यादा, 341 मिनिमम। तो आपका जो रिमूवल है, जो आपने प्ली मूव करी है रिमूवल ऑफ जज की, वो आपकी एक्सेप्ट हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, इसके अंदर B1 तो हमने ये बना लिया, B2 में लिख लो, out of 510 if total votes in favor of the removal of judge is greater than equals to 340 then only judge will be removed, ठीक है। तो पहले तो वोटिंग इनेबल करने के लिए आपको 271 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस वोटिंग इनेबल होने के बाद आपको 340 से ज़्यादा इन फेवर के वोट्स चाहिए टू गेट द जज रिमूव। सो ये आपके 4 टाइप के वो थे। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसके साथ हम आज के लेक्चर निपटाते हैं, क्लोज करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद सिटीजनशिप, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो रेसिडेंट इन इंडिया स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, हाउ टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेरी हो, कोई कनेक्ट करना हो शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए, अभी हम धीरे धीरे वीडियो बना ही रहे हैं, तो इट माइट टेक सम टाइम एंड प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, सो कीप डूइंग PYQ, ठीक है, वही बेनिफिट होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, ड्रॉप द कॉमेंट if you have any concern, and thank you for watching us, and I'll see you in the next one.